अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1510 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और बहुत वोलेटाइल थी मार्केट आज। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम 268 मिलियन का काम हुआ है। 338 मिलियन का काम चल रहा था पिछले 5 दिन का एवरेज। वॉल्यूम बहुत ड्रॉप हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज की जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, JDWS, HBL, PKGP, PPL, अस्क्री बैंक, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स को। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें एंग्रो एच काफी दिनों के बाद गिरा है आज, मारी, MEBL, लकी, ई फर्टिलाइजर, हॉपर, ये कंपनीज थी जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद हम सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर्स में जो नेगेटिव हैं कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, ठीक है जी, ये सेक्टर्स थे जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और पॉजिटिव के अंदर कुछ खास केमिकल इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर है, शुगर, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सारे जो हैं हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हैं। तो मार्केट तकरीबन सारे सेक्टर्स जो हैं वो प्रेशर का शिकार हैं। इसके बाद हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं जी कैटेगरी ए और A प्लस में चलते हैं। आज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कैटेगरी डी में ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो कैटेगरी डी के हैं। ठीक है, कितने स्टॉक्स हैं जी? मैं अगर गिनने बैठ जाऊं तो तकरीबन 61 स्टॉक्स हैं। 61 स्टॉक्स हैं जो कैटेगरी डी में। अच्छा, यहाँ पर आज मैं एक कंफ्यूजन करना चाहता हूँ। कुछ लोग अच्छे स्टॉक्स को कैटेगरी डी में या डी माइनस में देख करना बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और वो समझते नहीं है बात को। असल में बात पूरी समझ लिया करें कि भाई मैंने OGDC जैसा स्टॉक, PPL, अटक रिफाइनरी, इसमें बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं सारे, ये कैटेगरी डी में रखें। आप जब भी किसी रिसर्चर की जब रिपोर्ट देखते हैं तो वो रिपोर्ट के अंदर बताता है जी कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, ये स्टॉक बुरे हैं। मेरी रिपोर्ट उस तरह की रिपोर्ट नहीं है भाई। ये रिपोर्ट जो बना रहा हूं कैटेगरी डी में, जो करंट उसकी जो उसकी चाल है, करंट चाल के हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया हुआ है। अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, उसका मोमेंटम नहीं है, उसका असल में वो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड है उसका, तो वो अपनी कैटेगरी डी में होगा, डी माइनस में होगा या सी में होगा। अगर उसका मोमेंटम अच्छा है तो वो कैटेगरी ए में होगा, कैटेगरी बी में होगा या कैटेगरी A प्लस में होगा। उसके फंडामेंटल्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कंपनी की ग्रोथ का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये प्राइस को हम समझने में ट्रैक करते हैं, प्राइस को हम ट्रैक कर रहे हैं, कंपनी की वर्थ को नहीं देख रहे भाई। ये जो रिपोर्ट आपके सामने नजर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ उसकी करंट चाल को अंदाजा लगाया जा रहा है। 2-3 दिन के बाद इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो कैटेगरी A प्लस में भी जा सकती हैं, कैटेगरी A में भी जा सकती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि ग्राफ आपके सामने है कि ग्राफ जब आप देखेंगे डी, जो कैटेगरी डी में जो स्टॉक नजर आ रहे हैं, इनका ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। वो इस तरह होगा, ग्राफ नीचे की तरफ, उनकी प्राइस का जो रुख है वो नीचे की तरफ है। सिर्फ इसमें कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली बात है। और अगर कोई कैटेगरी A प्लस में या कैटेगरी A में कोई स्टॉक नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। प्राइस, उस प्राइस के हिसाब से वो स्ट्रांग जा रहा है, उसकी डिमांड अच्छी जा रही है। और कैटेगरी डी और कैटेगरी डी माइनस में जो स्टॉक्स हैं फिलहाल उनकी डिमांड नहीं है, लोग उनको सेल कर रहे हैं। तो अच्छी कंपनीज, और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि मट्टी सोना बन जाती है। और जब कोई चीज़ और अगर ऐसा वक्त भी आता है कि सोना भी मिट्टी बन जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में तो जनरल लाइफ से ये बहुत डिफरेंट लाइफ है, बहुत डिफरेंट लाइफ है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी अच्छी है उसने परफॉर्म करते ही रहना है, उसका रेट ऊपर से ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जिग जैग होता रहता है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन ठीक है स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती है, बट इन द शॉर्ट टर्म या शॉर्ट रन में आपको बहुत सारी ऊंच नीच देखने को मिलती है और उसी ऊंच नीच को हम मैनेज करते हैं बेसिकली। ठीक है, हम मैनेज करते हैं। तो ये है जी सारी स्टोरी आज की। और
हमारी कैटेगरी ए प्लस में जो स्टॉक है वो SCBPL है, कैटेगरी ए में FHAL है, लॉट केमिकल है। ये 3 स्टॉक्स आज अच्छे निकल रहे हैं। DCR कैटेगरी बी में है JVDC, गाल, MFF, अमरीन। बाकी आप देख लेंगे ये कैटेगरी डी है सारे, जिनको मैंने रेड किया हुआ है, ये कैटेगरी डी माइनस में डी माइनस। अब देखेंगे मैंने अपनी आसानी के लिए काम किया हुआ है। अब मुझे आसानी है कि मुझे स्टॉक देखने की, ग्राफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है, तो मुझे आराम से बैठ जाना है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जी स्टॉक्स को। अच्छा जी, सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को हम डिस्कस करते हैं और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या कह रहा है जी। 15 मिनट के चार्ट पे यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है जी आज, तकरीबन यहां से। ठीक है जी, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, गिरी, फिर ऊपर गई, वापस आई, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा रहा और आखिरी 1 घंटे में मार्केट में ज़्यादा पैनिक नज़र आया मुझे, और मार्केट में पैनिक है। ठीक है जी, मार्केट में पैनिक है। 2 दिन हो गए तकरीबन, ये देखें, ये 2 दिन की स्टोरी है। ये स्टोरी जो है ये 2 दिन की है। मुसलसल मार्केट 2 दिन में मार्केट डाउनफॉल का शिकार है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टॉक की बात की जाए तो FFL को हम देखें तो FFL चौथा दिन है, गिर रहा है। बार बार मैं कह रहा हूं गिरते हुए स्टॉक्स को हमने बाय नहीं करना, नीचे मुझे अंधेरा नजर आता है। ये मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आप बाय कर रहे हो, बट लोग RSI को भी सपोर्ट समझते हैं, 60 के सपोर्ट पे भी लोग बाय करते हैं, बट मैं किसी भी लेवल के ऊपर नीचे बाय करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। इस स्ट्रेटजी को अगर मैं TKT के वाले से देखूं तो इस स्ट्रेटजी के अंदर मैं नीचे बाय नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, मुझे जब तक मोमेंटम नहीं बनेगा स्टॉक में, मुझे बाइंग नहीं चाहिए। जितने मर्जी उसके स्टॉक्स अच्छे हों, जितने मर्जी उसके बुक्स अच्छी हों। FFL उसके बाद पायल गिर रहा है और 59.83 है। कल का दिन इसका पायल अगर अच्छा कल परफॉर्म करता है तो फिर हमारी अलर्ट कैंडल बन सकती है। और अलर्ट कैंडल देखें जब बनती है ना तो अगर आपको डर लग रहा हो और आपने काम भी करना है तो मैंने आपको 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दें आप, ठीक है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल एंट्री ना लें, क्वांटिटी कम कर दें ये हो सकता है। दूसरा कि आप अपना स्टॉप लॉस 6% से 5 पे ले आए, 4 पे ले आए, 3% पे ले आए, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन डरने से कुछ होगा नहीं सर। अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो फिर आपको अपने रूल को फॉलो करना होगा। SSGC को मैंने कल आपको कहा था कि 2 दिन उसने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन TKT के अंडर नहीं आया तो हमने एंट्री नहीं लेनी, हमें इंतजार करना है जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। आज देख लेंगे नीचे आ गया ये बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आया, 3% गिरा आज, 3.4%। तो ये होता है जी हमें फ़ायदा मोमेंटम के इंतज़ार करने का। इसके बाद TRG है। TRG में देखें इस कैंडल के ऊपर हमारी 59.27 की RSI बनी थी। मैंने कहा था कि अलर्ट कैंडल बन गई, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं और अगर आप नेक्स्ट डे बाय करते तो आपका 6% का स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता। तो इसलिए बार बार कहता हूं कि 59.27 है तो 60 से ऊपर क्लोज होने दें, अलर्ट कैंडल को क्लोज होने दें ताकि मैच्योर हो जाए, आपकी ट्रांजैक्शन मैच्योर हो जाए। जितना महंगा होगा उतना ही अच्छा होगा सर आपके लिए। ठीक है, जितना सस्ता खरीदने जाएंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदेह होगा। ये साल में जो मैंने चीज़ सीखी है, मैंने ये चीज़ सीखी है। जितनी भी बेस है मेरी एजुकेशन की वो यही है कि मोमेंटम अच्छा, जो महंगा स्टॉक होता है वही अच्छा होता है, और सस्ता स्टॉक की तरफ आप जाएंगे बहुत ख्वारी होगी, बहुत ख्वारी होगी। ठीक है, तो TRG भी नीचे गिर रहा है जी, आपको किसी कतन इसके अंदर इंटर होने की ज़रूरत नहीं है। जब मोमेंटम बनेगा तो फिर दोबारा इंटर होंगे। यहाँ पे देखें एक दफ़ा मैंने गलती की है कि 59.27 को हमने अलर्ट कैंडल समझ लिया। कई दफ़ा फ़ायदा भी हो जाता है, तो कई दफ़ा फ़ायदा नुकसान चले, अगर आप कई दफ़ा इस तरह की इनडिसिप्लिन शो करते हैं और आपको फ़ायदा हो जाता है, कई दफ़ा नुकसान हो जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम ही अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर आप कहोगे नहीं यार ये तो गलत हो गया काम। इसके बाद अटक रिफाइनरी मुसलसल गिर रहा है, मुसलसल गिर रहा है, और आप समझ लें कि 775 से लेके 775 से लेकर 602 हो गया है, 175 का डाउनफॉल आ गया है, लेकिन हमारी एंट्री नहीं हुई, हमने इंटर नहीं होना। TKT ने हमने कह दिया कि इंटर नहीं होना, तो हमने इंटर नहीं होना। इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन से आप बच जाते हैं। ठीक है जी,
अब आपने जो आपने कभी अटक फैनी को लिया होगा, आप अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे या कोई भी आपका टारगेट होगा उसमें निकलेंगे, नीचे नहीं फंसना आपने। जब भी आप एवरेज करने जाते हैं नीचे फंसते हैं, हमेशा स्टॉप लॉस जिंदगी में जो ज़्यादा बड़े लॉसेस करते हैं ना क्लाइंट्स, उनकी एक बड़ी वजह यह होती है कि अपनी गलत बाइंग को नीचे जस्टिफाई कर, अपनी उसको ठीक करने के लिए, गलत बाइंग के फैसले को ठीक करने के लिए नीचे एवरेज करते हैं कि ताकि वो नीचे एवरेज लेके हम ऊपर सेल करते हैं। तो कुछ अर्सा तो ये स्ट्रेटजी चल जाती है, लेकिन जब मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन आनी होती है या मंदी आनी होती है मार्केट में, फिर पूरे पूरे अकाउंट उड़ जाते हैं जी। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें खासकर। और मैंने आपको कहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर नीचे जाएगी। तो ऊपर जब आती है ना मार्केट, तो दोबारा आपको बताने के लिए आती है कि यार आप गलती करते हो, नीचे जा रहा है तो आप इसको बाय कर लिया करो। तो आपने इस स्कैम में नहीं आना। और हमने मार्केट अच्छी हो बुरी हो जिस लेवल पे भी हो, हमारी एक ही स्ट्रेटजी है कि हमने अच्छे मोमेंटम के साथ बाइंग करनी है, बुरे मोमेंटम के साथ या नीचे जाते हुए स्टॉक्स को बाय नहीं करना। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।